मेरे प्यारे और स्वीट स्वीट दोस्तों, एक बार फिर से आ गया है ये आपका ये बेशर्म दोस्त एक नई कहानी लेकर आपके पास। पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ना करें। ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब कहानी सुनिए। अब कभी शूरमागध देश के राजा के शतकेतु और वीरकेतु नाम के दो लड़के थे। जब राजा गुजर गया तो शतकेतु राजा बना, ठीक कहा जाए तो वीरकेतु राजा बनने के योग्य न था, परंतु वह बड़ा अभिमानी था, किसी राजा के नीचे नहीं रह सकता था। इसलिए वीरकेतु अपने भाई के राज्य अभिषेक के बाद शूरमागध देश छोड़कर चला गया। अशोककरण नामक एक छोटे देश में उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। वीरकेतु के सहायक वर्ग में 6 मनुष्य थे, उनमें गोवर्धनाचार्य एक था। उसने वीरकेतु को युद्ध विद्या सिखाई थी। वीरकेतु और उसके साथियों ने मिलकर अशोककरण में आदर्श शासन की व्यवस्था की। राज्य छोटा था, पर वीरकेतु का शासन इतना अच्छा था कि देश संपन्न और शक्तिवान हो गया। वीरकेतु का विजयकेतु नाम का एक लड़का था। वह लड़का छुटपन से ही छोटी उम्र में ही बड़ा साहस और शौर्य दिखाने लगा, इसलिए उसको युद्ध विद्या सिखाने के लिए उसने गोवर्धनाचार्य को नियुक्त किया। विजयकेतु ने इस विद्या में असाधारण प्रवीणता दिखाई। 14 वर्ष की उम्र में ही उसने बड़े बड़े योद्धाओं से मुकाबला करने की शक्ति दिखाकर सबको चकित कर दिया। जब विजयकेतु 18 वर्ष का था तो खबर मिली कि 2 राक्षस अशोककरण देश की सीमा पर आकर फसलें खराब कर रहे थे, पशुओं को उठाकर ले जा रहे थे, जिस किसी को चाहते उसे मार रहे थे, घर बाग वगैरह नष्ट कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे। राजा वीरकेतु कुछ सैनिकों को साथ लेकर राक्षस को मारने निकला। वह बहुत जगह घूमा, लेकिन कहीं उसे राक्षस न दिखाई दिए। वे कहीं पहाड़ों में छुप छुपा गए थे। आखिर निराश हो वीरकेतु को अपने नगर वापस आना पड़ा। तुरंत राक्षसों ने फिर अपने हथकंडे शुरू कर दिए। विजयकेतु को एक बात सूझी। उसने अपने गुरु से कहा, बिना किसी को साथ लिए यदि हम दोनों निकले तो उन राक्षसों का पता अवश्य लगेगा। क्या उन दोनों को हम दोनों नहीं मार सकते हैं? अपने शिष्य की बात सुनकर गोवर्धनाचार्य बड़ा खुश हुआ। वह यद्यपि वृद्ध था, पर उसका पराक्रम कम न था। वे दोनों तलवार कमरे में बांधकर हाथ में भाला लेकर राक्षसों को खोजने निकले। वे बहुत घूमे, पर कहीं उनको राक्षसों का पता ना लगा। वे अपने राज्य के दक्षिण की ओर के पहाड़ों में गए। मैदानों और पहाड़ों की तलहटी में घने जंगल थे और उनमें जंगलियों के गांव थे। गोवर्धन ने मालूम कर लिया कि वे राक्षस के सहायक नायक थे, और यदि राक्षस मारे जाते तो वह बहुत खुश होते। जंगलियों ने उनकी एक और मदद भी की। विजयकेतु और गोवर्धन की तलवारें देखकर उन्होंने कहा, क्या तुम इन छोटी मोटी तलवारों से राक्षसों को मार सकोगे? हम तुम्हें ऐसी लोहे की तलवारें बनाएंगे जिनसे पत्थर भी काट दिए जाए। उनकी मदद से हमें राक्षसों से बचा हो। उनकी बनाई तलवारें लेकर गुरु और शिष्य पहाड़ों की ओर चले। उन्हें एक जगह राक्षसों के पग चिन्ह दिखाई दिए। जब उन्हें देखते देखते वे कुछ दूर गए तो एक बड़ी गुफा दिखाई दी। जब वे ये सोच रहे थे कि राक्षस उसी में छुपे हुए होंगे तो एक राक्षस पत्थर की
एक बड़ी गदा लेकर बाहर उनकी ओर भागता आया। उसने गोवर्धन का उससे सिर तोड़ने का प्रयत्न किया। गोवर्धन बड़ी चतुराई से गदे से बचता रहा। उसी समय विजय केतु ने राक्षस के पेट में भाला भोंकना चाहा, परंतु तभी गुफा में से एक राक्षसी आई। पीछे से उसे पकड़कर वह गुफा में भागने लगी। गोवर्धन ने यह देखा, राक्षस ने जिस गदे से उसे मारना चाहा उस पर पैर रखकर वह उठा और अपनी तलवार से राक्षस का सिर काट दिया। फिर भागा और उसी तलवार से उसने राक्षसी के कंधे में मारा। इस तरह दोनों राक्षस एक ही समय में मारे गए। गुरु शिष्य जब नगर वापस गए तो लोगों ने उनके बल शौर्य की, विशेषकर गोवर्धन चार्य के पराक्रम की बड़ी सराहना की। इसके कुछ दिन बाद ही वीर केतु मर गया। विजय केतु राजा बना। जिन्होंने राज्य स्थापित करने में अपने पिता की मदद की थी, विजय केतु ने उनकी मदद ली और अपने छोटे राज्य में इस तरह शासन करता रहा कि वह और राज्यों के लिए आदर्श प्राय हो गया। अपने भाई के लड़के को इतनी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा मिलते देख शूर मागध के राजा श्वेत केतु को ईर्ष्या से जलने लगा। उसके भेजे हुए एक दूत ने विजय केतु के पास आकर कहा, आप हमारे सामंत हैं, परंतु आपने अभी तक कर नहीं दिया है। यदि आपने कर ना दिया तो जल्दी कोई कार्रवाई करनी होगी। यह महाराज ने आपको कहलवाया है। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के सामंत नहीं हैं। यदि वे कर चाहते हैं तो जाकर हमारे ताया से कहो कि वे स्वयं आकर उसे ले जाएं। यह कहकर विजय केतु ने दूत को भेज दिया। इस उत्तर पर उसके मंत्री खुश तो हुए, पर वे जानते थे कि शतकेतु की असंख्य सेना का सामना करना कोई मामूली बात नहीं थी। इसलिए उसने शतकेतु की सेना का मुकाबला करने के लिए एक चाल सोची। जब शतकेतु युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ जा रहा था और जब वह रात को कहीं पड़ाव कर रहा था, तो विजय केतु के साहसी 100 योद्धाओं ने आधी रात के समय उसके डेरों पर हमला किया, सेना को तितर बितर कर दिया और युद्ध को होने से बचाया। जब उन्होंने डेरों को लूटा तो उनको बहुत धन मिला। विजय केतु उसे अपनी छावनी में ले गया। उसे फिर अपने विश्वास पात्र मित्रों के साथ अपनी राजधानी भेज दिया, परंतु शतकेतु के योद्धाओं ने उन 5 को घेर लिया और वह धन भी ले लिया। इस तरह विजय केतु की चाल न चल सकी। जब उसने ताया को यह युक्ति से नहीं जीता जा सकता तो 5 व्यक्ति युद्ध चला सकते थे, वे शत्रु के हाथ आ गए थे। उनमें उसका गुरु गोवर्धन भी था। युद्ध में विजय केतु को जीतना संभव था और युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर जाने के लिए विजय केतु तैयार ही था, पर महावीर योद्धाओं को उनका ताया अवश्य मौत की सजा देगा। इससे अच्छा तो यह है कि यूं अपमानित होकर वह जंगलों में भाग जाए। यह सोचकर विजय केतु ने अपने ताया के पास सुलह करने के लिए एक आदमी भेजा। उसके दूत ने जाकर शतकेतु से कहा, महाराज, यदि आपने पकड़े हुए योद्धाओं को छोड़ दिया तो हमारे राजा आपको अशोकरण राज्य ही सौंपने को तैयार हैं। यह संधि करने के लिए शतकेतु मान गया। विजय केतु फिर अपने साथियों से मिल सका। वे भी उसके साथ वनों में रहने के लिए मान गए। उसके 1 साल बाद शतकेतु मर गया। चूंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए शूर मागध और अशोकरण के शासन दोनों ही विजय केतु को मिले। वेताल ने कहानी सुनाकर कहा, राजा जब शतकेतु ये जानता था कि उसका विजय केतु के सिवा कोई और वारिस नहीं था, तो उसने उस पर आक्रमण क्यों किया? कर के लिए दूत का भेजना, उस पर आक्रमण करना, यह सब अनावश्यक ही था ना।
यदि इन संदेहों का तुमने जानबूझकर उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, राज्य करना हो तो उसे निर्विघ्न करना है और आजीवन उसे बढ़ाता जाना है। राज्य आकांक्षा बंधुत्व की परवाह नहीं करती। उसके बाद कौन राजा बनेगा ये चिंता किसी राजा को नहीं सताती। यदि उसका लड़का उसके राज्य करने में अड़चन पैदा करे तो राजा उसे सह नहीं सकता। यही कारण है कि विजय केतु ने भी आजीवन अपने ताया का सामंत नहीं होना चाहा। अपने से बलवान को उकसाया, उस पर उसने धोखे से हमला भी किया। राजा का इस प्रकार मौन भंग होते ही वेताल शव के साथ अदृश्य हो गया और फिर पेड़ पर जा बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी थी विक्रम वेताल सीरीज की, जो मैंने आपको सुनाई है। ध्यान से सुना कीजिए मेरी कहानियां, बड़ी ही अच्छी और खूबसूरत अंदाज में मैं आपको सुनाता हूं। और अगर पसंद आए तो लाइक करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।